हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने जो आपके कॉम्परेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जो आपकी बुक है कोड PLS 201, सो इसके यूनिट नंबर 4 में दल प्रणाली, इसके आवश्यक तत्व, कार्य, गुण और दोष के बारे में पढ़ा था। यूनिट नंबर 4 है जो आपकी। आज की इस वीडियो में हम इसके रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार के होते हैं ये। सबसे पहले एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। तो एक दलीय प्रणाली के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरी बुक का एक आपको क्योंकि रिवीजन करके दूं, मीन्स कि जो आपके सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं, लेसन कवर करवाए हैं, उन सभी के अगर मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूं आपको पेपर से पहले, ताकि आप जो है एक नज़र डालें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को भी लेकर आऊँगी। और इसके साथ आपकी यूनिट नंबर 4 जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब कल मैं सुबह आपको वीडियो दूंगी जिसमें आपके कल्याणकारी राज्य और एक और लेसन रह जाता है, उसको हम कवर करेंगे। और फिर मैंने ऑलमोस्ट आपकी पूरी बुक जो है वो कवर कर दूंगी मैं। 3 रूप है। एक दलीय प्रणाली के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यदि किसी राज्य में केवल एक ही राजनीतिक दल राजनीति में भाग ले रहा है और अन्य राजनीतिक दलों को संगठित होने का कार्य करने की स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त ना हो, तो ऐसी दल प्रणाली को क्या कहेंगे हम? एक दलीय प्रणाली। मीन्स कि वहां पर केवल और केवल सिर्फ जो है वो एक ही दल जो है वो कार्य करता हो और किसी दूसरे दल को जो है वो राजनीति में आने की जो है वो अधिकार प्राप्त ना हो। तो आजकल जो है चीन, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया आदि देशों में एक दलीय प्रणाली या साम्यवादी पाई जाती है। अब इसके कुछ गुण देख लेते हैं और दोष भी हैं। पहला है राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। और पहला दोष है विरोधी दल का अभाव होने के कारण सरकार निरंकुश मानी जाती है। स्थायी सरकार में समय के साथ परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। बार बार चुनावों पर अधिक धन व्यय नहीं करना पड़ता है। लोकतंत्र के विरुद्ध माना जाता है क्योंकि इसमें लोगों की इच्छा अनुसार सरकार का चुनाव नहीं किया जाता। दृढ़ शासन देखने को मिलता है। नामात्र के चुनाव होते हैं। दीर्घकालीन योजनाएं संभव। तानाशाही की स्थापना मिलती है देखने को, क्योंकि अगर एक ही दल का शासन होगा, विरोधी दल नहीं होगा, तो वहां पर तानाशाही एक अपने आप आ जाएगी। शासन में दक्षता देखने को मिलती है। सरकार के सदस्यों में पारस्परिक विरोध न होने के कारण शासन प्रणाली में के निर्णय शीघ्रता से लिए जाते हैं, जिससे शासन में दक्षता आती है। राष्ट्रीय उन्नति देखने को मिलती है क्योंकि राजनीतिक दलों के पारस्परिक झगड़े, आलोचना और सत्ता के लिए खींचातानी के समय नष्ट नहीं होता और जो भी योजना बन जाती है उसके जोरों से लागू किया जाता है, जिससे देश की उन्नति तेजी से होती है। अब इसके दोष देख लेते हैं। व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। सरकार उत्तरदायी नहीं रहती क्योंकि सरकार अपनी किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि सरकार अपने अनुसार जो है वो कार्य करती है। सभी हितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, सभी को जो है वो प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिलता। और लोगों को राजनीतिक शिक्षा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि लोग, जनता जो है वो सरकार के किसी कार्य में भाग नहीं लेती। वो सरकार की बुराई नहीं कर सकती, सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर सकती। एक और है, संवैधानिक साधनों से सरकार को बदलना कठिन कार्य है क्योंकि सरकार को केवल क्रांतिकारी तरीकों से ही बदला जा सकता है। तो ये हमने कर लिया एक दलीय प्रणाली, यहाँ पर हमने कवर कर ली। अब हम देखते हैं द्विदलीय प्रणाली को। द्विदलीय प्रणाली के अंतर्गत केवल 2 मुख्य महत्वपूर्ण दल होते हैं। 2 मुख्य दलों के अतिरिक्त और भी दल होते हैं परंतु उनका कोई महत्व नहीं होता। सत्ता मुख्यतः 2 दलों में बदलती रहती है। तो 2 दल के जो उदाहरण है, मुख्य उदाहरण है इंग्लैंड के मुख्य दलों, एक इंग्लैंड आ जाता है और अमेरिका आ जाता है। इन दोनों देशों में द्विदलीय प्रणाली देखी जाती है। इंग्लैंड के 2 मुख्य दल है, अनुदार दल तथा श्रमिक दल। और अमेरिका में 2 महत्वपूर्ण दल है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक दल। तो ये 2 आपको उदाहरण है। इसके चीन, एक दल के चीन, आपका उत्तरी कोरिया और चीन, उत्तरी कोरिया, क्यूबा और वियतनाम है। और इसका आपका इंग्लैंड और अमेरिका आता है द्विदलीय प्रणाली का। गुण और दोष देख लेते हैं। सरकार आसानी से बनाई जा सकती है। मंत्रिमंडल की तानाशाही देखने को मिलती है।
स्थिर सरकार रहती है क्योंकि सरकार दो ही गुटों में जो है वो बंटती रहती है। विधानमंडल के महत्व की कमी देखने को मिलती है ऐसे शासन प्रणाली में। दृढ़ सरकार तथा नीति में निरंतरता देखने को मिलती है क्योंकि सरकार का जो है वो दो ही दल होंगे और जो दो ही विचारधाराएं होंगी। ठीक है, दो दल मीन्स दो विचारधाराएं। मतदाताओं की सीमित स्वतंत्रता देखने को मिलती है क्योंकि उन्हें सिर्फ दो गुटों के मध्य ही जो है चुनाव देखने को मिलता है। जनता स्वयं सरकार चुनती है, जबकि आप एक दलीय शासन प्रणाली में जनता जो है वो स्वयं सरकार को चुनने का अधिकार नहीं प्रदान किया जाता। सभी हितों को प्रतिनिधित्व नहीं, निश्चित उत्तरदायित्व राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बंट जाता है और जिस प्रकार जो है क्रांतिकारी घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। कई बार प्रधानमंत्री की शक्तिशाली स्थिति यहाँ पर होती है, सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के ही हाथ होती हैं और मंत्रिमंडल जो है वो उसके कठपुतली के रूप में कार्य करता है। कानून दलीय हितों को समक्ष रखकर बनाए जाते हैं क्योंकि जो दल होते हैं वो अपनी नीतियों को अहमियत देते हैं और जनता के बारे में कार्य नहीं करते हैं। संगठित विरोधी दल देखने को मिलते हैं। सरकार आसानी से बदली जा सकती है। राजनीतिक एकरूपता होती है। सो आपका एक पॉइंट है संगठित विरोधी दल। तो द्विदलीय प्रणाली में संगठित विरोधी दल होते हैं जो सरकार की रचनात्मक आलोचना करके सरकार को निरंकुश बनाने से रोकता है। फिर आता है सरकार आसानी से बदली जा सकती है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे हटाया जा सकता है और विरोधी दल को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सरकार बदलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। राजनीतिक एकरूपता द्विदलीय प्रणाली में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक ही दल से लिए जाते हैं जिस कारण मंत्रियों की राजनीतिक विचारों में एकरूपता पाई जाती है। और लास्ट है संसदीय सरकार के लिए लाभदायक। तो ये थे इसके गुण और दोष द्विदलीय प्रणाली के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पॉइंट जो है बहुदलीय प्रणाली। तो अर्थ देख लेते हैं। बहुदलीय प्रणाली में दो से अधिक दलों को राजनीतिक क्षेत्र में भाग होता है। प्राय इन दलों में से कोई दल इतना अधिक शक्तिशाली नहीं होता कि वह बिना किसी दल की सहायता के सरकार बनाने में सक्षम हो। तो बहुदलीय प्रणाली में दो से अधिक दल होते हैं और ये बहुदलीय प्रणाली जो है वो पाई जाती है फ्रांस, भारत, इटली, जापान, जर्मनी आदि देशों में जो है वो बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। तो अब हम देख लेते हैं बहुदलीय प्रणाली के गुण और दोष। विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, सबसे पहले इसका पॉइंट आता है। फिर आता है मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। अब आप इसके जो भी गुण और दोष देखेंगे वो देखेंगे भारत की बहुदलीय प्रणाली में। भारत में बहुत ज्यादा दल है और आप अब उनके कंपैरिजन करेंगे, उनके गुण को भी देखेंगे और दोष को भी आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। मतदाताओं को अधिक स्वतंत्रता। अधिक दलों के कारण मतदाताओं को अपनी वोट का प्रयोग करने के लिए अधिक स्वतंत्रता होती है। मतदाताओं के लिए अपने विचारों से मिलते जुलते दल को वोट देना आसान हो जाता है क्योंकि काफी दल होते हैं और अलग अलग विचारों पर ही सभी दल जो है वो आधारित होते हैं। राष्ट्र दो गुटों में नहीं बंटता क्योंकि जो काफी ज्यादा गुट हो जाते हैं और गुटों के साथ साथ विचारधाराएं भी अलग अलग देखी जाती हैं। मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित नहीं होती क्योंकि सरकार को जो है वो अलग अलग गुटों में विभाजित होती है, जिसका जो है सरकार को जो है वो तख्ता पलट आसानी से किया जा सकता है। सरकार बिना चुनावों के बदली जा सकती है। सरकार, आपको पता है कि भारत में सरकार जो है बहुदलीय प्रणाली में चुनाव से पहले भी सरकार को बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। यदि एक दल भी मंत्रिमंडल से बाहर आ जाए तो सरकार हट जाती है और नई सरकार का निर्माण करना पड़ता है। लास्ट है विधानमंडल मंत्रिमंडल के हाथों की कठपुतली नहीं बनता क्योंकि बहुदलीय प्रणाली में मंत्रिमंडल के निर्माण कई दल मिलकर करते हैं, जिस कारण मंत्रिमंडल को अपने अस्तित्व के लिए एक दल पर निर्भर रहकर विधानमंडल पर निर्भर रहना पड़ता है। अब दोष देख लेते हैं। निर्बल तथा अस्थायी सरकार देखने को मिलती है क्योंकि सरकार को जो है वो आसानी से इसमें बदला जा सकता है। दीर्घकालीन आयोजना असंभव क्योंकि सरकार समय पर बदलती रहती है, जिसका जो है वो जो भी योजना बनाएगी सरकार उसको समय के साथ जो है वो उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे सरकार बदलेगी वैसे ही नीतियों में भी परिवर्तन होगा। सरकार को बनाने में कठिनाई। यहाँ पर बोला गया है कि बहुदलीय प्रणाली में किसी दल को बहुमत प्राप्त न होने के कारण सरकार को बनाना कठिन हो जाता है। मंत्रिमंडल को बनाने के लिए विभिन्न दलों में कई प्रकार की सौदेबाजी होती है। फिर आता है संगठित विरोधी दल का अभाव।
क्योंकि जो दल होते हैं उनकी अलग अलग विचारधाराएं होती है, इसलिए अगर 10 विचारधाराएं हैं तो 10 विरोधी दल खड़े होंगे, परंतु संगठित विरोधी दल जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति देखने को मिलती है, असली शक्ति मंत्रिमंडल के हाथों में यहाँ पर देखने को मिलती है। उत्तरदायित्व निश्चित नहीं, क्योंकि जो सरकार है वो एक बहुदलीय प्रणाली में मिली जुली सरकार होने के कारण पूरे प्रशासन के लिए किसी दल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। शासन में अदक्षता देखने को मिलती है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्यों में सहयोग न होने के कारण शासन दक्षतापूर्ण नहीं चलाया जा सकता। फिर आता है आपका जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार नहीं चुनती, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर शासन प्रणाली अपनाई जाती है। नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि देखने को मिलती है। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार की अस्थिरता तथा मंत्रियों के नियंत्रण बदलने के कारण शासन का संचालन वास्तविक रूप से सरकारी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। भ्रष्टाचार में वृद्धि, बहुदलीय प्रणाली में कई प्रकार के भ्रष्टाचारों की वृद्धि होती है। बहुदलीय प्रणाली में सरकार को बनाए रखने के लिए विधायकों को कई प्रकार के लालच देकर साथ रखने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक एकरूपता का अभाव यहाँ पर होता है। सो ये थे आपके बहुदलीय प्रणाली के गुण और दोष। ठीक है, तो अब हम देखेंगे विरोधी दल की भूमिका। तो यहाँ पर मैंने फ्लो डायग्राम बनाई है। पेपर में आप भी ऐसे फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। और आपको क्वेश्चन की अटेम्पटेशन तो मेरे जो मैंने क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो डाली थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वहाँ पर आपको समझ आ ही गई होगी। नहीं तो आप उस वीडियो को जाकर चेक करो और आपको पता लगेगा पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले विरोधी दल की भूमिका आलोचना करती है। जो दल सत्ता में है उसके कार्यों की आलोचना करती है जो कार्य जनता के पक्ष में ना हो। उत्तरदायी आलोचना, ये जो है वो उत्तरदायी आलोचना इस प्रकार करते हैं क्योंकि विरोधी दल के सदस्य केवल आलोचना करने के लिए ही आलोचना नहीं करते, बल्कि सत्तारूढ़ दल को शासन अच्छे ढंग से चलाने के लिए सुझाव देते हैं और कई बार उनके सुझाव मान भी लिए जाते हैं। अस्थिर मतदाता की अपील करना, विरोधी दल संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है ताकि सत्तारूढ़ दल को अपने पद से हटाकर स्वयं सरकार बना सके, परंतु द्विदलीय प्रणाली वाले देशों में अविश्वास प्रस्ताव पास होना आसान नहीं है। एक आपको परिभाषा भी दी गई है कि विरोधी दल अपने वोटों को आधार पर कभी यह आशा नहीं करता कि सत्तारूढ़ दल को अपने पद से हटा सकेगा। यह तो अस्थायी मतदाताओं को समझाने और प्रभावित करने का प्रयत्न करता है ताकि अगले आम चुनावों में उनकी सहायता से शासन पर अधिकार किया जा सके। फिर है शासन नीति को प्रभावित करना। नेक्स्ट है विरोधी दल सरकार की निरंकुश बनाने से रोकता है क्योंकि ये सरकार की समय पर आलोचना करता है और सरकार को जो है वो तानाशाह नहीं बनने देता। जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है क्योंकि विरोधी दल जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं। सरकार के सभी दोषों की जानकारी उनकी आलोचना द्वारा जनता तक पहुंचती है। जनता को सरकार के कार्यों पर सोचने और इसके बारे में कोई निर्णय करने का अवसर मिलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है क्योंकि सरकार अगर किसी व्यक्ति या विशेष या बहुमत के अधिकारों को खनन करती है तो विरोधी दल उसकी आलोचना करते हैं। लोकतंत्र की सुरक्षा करती है। अगर तानाशाही की स्थापना नहीं होगी तो लोकतंत्र जो है वो सुरक्षित रहेगा। विरोधी दल अपने उपयुक्त कारणों से लोकतंत्र की सुरक्षा करने में महान कार्य को बहुत हद तक समापित करता है। वह जनता के कष्टों का वर्णन करके सरकार का ध्यान उनकी तरफ करता है। फिर आता है आपका सरकार के साथ सहयोग करना। यद्यपि विरोधी दल सरकार की आलोचना तथा विरोध करते हैं, परंतु कई बार राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए सरकार का पूर्ण सहयोग व समर्थन भी करते हैं। नेक्स्ट है वैकल्पिक सरकार प्रदान करना। प्रजातंत्र में विरोधी दल सदैव वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार रहते हैं। विरोधी दल हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कब सत्ताधारी दल सत्ता छोड़े तथा वे सत्ताहीन हो। सामान्यतः देखा गया है कि जब भी सत्तारूढ़ दल ने शासन छोड़ा है तब विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं इन लास्ट संगठित विरोधी दल के अभाव और पूर्ण तानाशाही में कोई अधिक फासला नहीं है। भारत में अनेक विरोधी दल होने के बावजूद संगठित विरोधी दल का जो अभाव देखने को मिलता है। निसंदेह लोकतंत्र में विरोधी दल का बहुत महत्व है। विरोधी दल सरकार की आलोचना करके सरकार को मनमानी करने से रोकता है और नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताओं की जो है वो रक्षा करता है। सो ये था आपका, आप एक बार नजर डाल लीजिए विरोधी दल की भूमिका।
बहुदलीय प्रणाली के गुण तथा दोष, द्विदलीय प्रणाली के गुण तथा दोष, बहुदलीय प्रणाली के गुण तथा दोष, बहुदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली के गुण तथा दोष, एक दलीय प्रणाली, ठीक है। और ये रूप है, ये 3 आपको रूप बताए राजनीतिक दल के, ठीक है। उससे पीछे हमने देखा दल प्रणाली, इसके आवश्यक तत्व, कार्य, गुण तथा दोष। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो इसके साथ आपकी यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होती है। अब मैं कोशिश करूंगी कि कल्याणकारी राज्य की धारणा का एक आपका टॉपिक रह जाता है जो और में है, और एक आपका आता है संघात्मक प्रणाली या एकात्मक प्रणाली, इन दोनों में से कोई एक कवर कर दूंगी। और मैंने अपनी तरफ से आपकी ये पूरी बुक कवर कर दी है। अगर आप चाहते हैं आपकी मैं क्विक रिवीजन करवा दूं एक बार, जो मैंने आपको सारे जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट या अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एक बार एक वीडियो में आपको संसदीय सरकार का अर्थ जो भी है, जो भी मैंने अभी तक आपको करवाया है, जो भी नोट्स है उनको एक बार रिवाइज करा दूं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपको कल सुबह वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और अटेम्पटेशन की वीडियो भी ज़रूर देख लेना, वो आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।